स्वागत है दोस्तों आप सबका। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद जो अध्याय हैं कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान पुस्तक का, उसके भाग दूसरे का। दोस्तों इससे पहले एक और वीडियो अपलोड किया जा चुका है जिसमें इसी अध्याय के जो पहला पार्ट है, जिसमें फ्रांस की क्रांति, यूरोप में राष्ट्रवाद, नेपोलियन के सुधार और वियना संधि, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा की गई है। उसके जस्ट बाद ये जो अगला पार्ट है भाग 2, तो ठीक हम वियना संधि के बाद के जो चीज़ें हैं इसमें डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों बिना कोई देरी किए। क्रांतियों का युग, क्रांतियों का जो युग था यूरोप में, विशेषकर हम यूरोप के बारे में पढ़ रहे हैं, और यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो किस प्रकार राष्ट्रवाद का उदय हुआ, फ्रांस की क्रांति हुई, नेपोलियन ने सुधार किए, फिर वापस नव रूढ़िवाद आया। तो इन सब चीज़ों के बाद में वापस एक क्रांतियों का दौर आता है 1830 से 1848। जैसे जैसे रूढ़िवादी व्यवस्थाओं ने अपनी ताकत और मजबूत बनाने की कोशिश की तो प्रतिक्रिया हुई। क्या प्रतिक्रिया हुई? क्रांतियाँ हुई जगह जगह। और ये क्रांति करने वाले लोग थे उदारवादी राष्ट्रवादी लोग। कौन थे? उदारवादी राष्ट्रवादी लोग। और इसमें अगर आप चेक करना चाहें तो जैसे कि प्रोफेसर हैं, स्कूली अध्यापक हैं, क्लर्क हैं, वाणिज्य व्यापार में लगे लोग हैं, यानी जो मिडिल क्लास लोग थे वो सारे के सारे इस क्रांतियों को बार बार कर रहे थे। तो एक बार फिर से पूरे यूरोप में क्रांतियाँ होगी, और ये करने वाले थे उदारवादी राष्ट्रवादी लोग। तो इसका प्रथम विद्रोह जो है वो फ्रांस में हुआ था जुलाई 1830 में। प्रथम विद्रोह वापस फ्रांस में जुलाई 1830 में। दोस्तों 1789 में फ्रांस में क्रांति हुई थी। उसके बाद में गणतंत्र आया, एक कमेटी का शासन था, उस कमेटी में से एक सेनापति बनता है बाद में, और एक व्यक्ति इतना ताकतवर बन जाता है कि खुद को वापस राजा बना लेता है 1804 में। मैं बात कर रहा हूँ नेपोलियन की। फिर नेपोलियन युद्ध हार जाता है। उसके बाद वापस जो रूढ़िवादी थे उन्होंने बुर्बो राजवंश की स्थापना की थी, और उसके बाद वापस ये एक और विद्रोह होता है। अब देखिए क्या होता है, तो बुर्बो राजवंश को हटा दिया गया। तो बुर्बो राजवंश को वापस कब स्थापित किया गया था? 1815 में, वियना कॉन्फ्रेंस के बाद में, वियना संधि के बाद में। संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना। अब देखिए यहाँ पे इस बार जो है वो क्या प्रयास हुआ है? संवैधानिक राजतंत्र की। राजतंत्र तो रहेगा लेकिन जो शासन है वो नियमों से चलेगा, संविधान के तहत चलेगा, और इसका जो अध्यक्ष है वो लुई फिलिप को बनाया गया। तो मैटरनिक ने इसके बारे में कथन कहा है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को भी सर्दी जुकाम हो जाता है। बहुत अच्छी बात है। ये देखिए कितना शानदार कोटेशन इन्होंने दिया है। इसका तात्पर्य है कि फ्रांस में अगर कुछ भी गतिविधि होती है क्रांतिकारियों के द्वारा तो उसका प्रभाव यूरोप पर पड़ता है, और जगह जगह बाकी जो यूरोप के शेष राज्य हैं वहाँ पर भी इस तरह की क्रांतिकारी गतिविधियाँ होना शुरू हो जाती हैं। तो मैटरनिक ने किसके लिए कहा है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, अर्थात इन घटनाओं का प्रभाव शेष यूरोप पर भी पड़ता है। तो जब जब फ्रांस में ऐसी कोई घटना घटती तो बाकी यूरोप पे ये इफेक्ट जाता ही जाता है, इसलिए मैटरनिक ने इसके लिए कहा था। अब देखिए एक और टॉपिक है इसी में, यूनान की आज़ादी। तो यूनान की आज़ादी के बारे में देखिए दोस्तों, यह एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया। वह था यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। यानी ये जो स्वतंत्रता संग्राम था यूनान का, ये ज़्यादातर लोगों को इसने या इस घटना ने प्रभावित किया है। तो थोड़ा सा यूनान के बैकग्राउंड के बारे में देख लेते हैं। 15वीं सदी से यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा था। किसका हिस्सा था? ऑटोमन साम्राज्य। और 1821 में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की वजह से आज़ादी का संघर्ष शुरू हुआ। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, यूनान की आज़ादी की लड़ाई शुरू कब हुई? 1821 में। कवियों और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताया था। और एक तरीके से, हालांकि जो भी राष्ट्रवादी भावना जगती है इसमें शिक्षा का बहुत बड़ा रोल होता है, तो जो भी कवि थे, कलाकार थे, उन्होंने अपने माध्यम से यूनान को क्या बताया? यूरोपीय सभ्यता का पालना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किस देश को यूरोपीय सभ्यता का पालना बताया गया कवि और कलाकारों के द्वारा? तो यूनान को। ये थोड़ा अच्छा प्रश्न बनता है दोस्तों यहाँ पे। फिर देखो एक अंग्रेज कवि था लॉर्ड बायरन। वो तो यूनान के
इस स्वतंत्रता संग्राम में इस तरह से डेडिकेटेड थे, इस तरह समर्पित थे कि उन्होंने यूनान के लिए पैसे इकट्ठे किए अपने देश में, और बाद में वहाँ से वो युद्ध में भाग लेने भी गए थे। फिर देखिए अंततः क्या हुआ, 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि हुई, इससे यूनान को स्वतंत्रता मिली। ये संधि कब हुई? 1832 में। कुस्तुनतुनिया पहले नाम था, वर्तमान में इसका नाम इस्तांबुल हो गया। ये तुर्की में स्थित है दोस्तों। ऑटोमन साम्राज्य तुर्की का ही था मुख्य केंद्र, और वहाँ पे जो आज इस्तांबुल है, पहले कुस्तुनतुनिया हुआ करता था, वहाँ ये संधि हुई है 1832 में। तो किन किन के बीच में हुई संधि? एक तरफ ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे, और दूसरी तरफ ऑटोमन साम्राज्य था। इनके बीच में संधि हुई। इस संधि के तहत यूनान को स्वतंत्रता हासिल हुई थी। नेक्स्ट बिंदु है हमारा रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। यानी रूमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना का क्या संबंध है और किस प्रकार से जो है रूमानी कल्पना राष्ट्रीय भावना को जागृत करने में काम आती है। तो रूमानी कल्पना का पहले अर्थ देखिए, प्रेम की आनंदपूर्ण और भावनात्मक संवेदना, यानी एक फीलिंग है जिससे आपको प्रेम भावना पैदा होती है किसी के प्रति, आप इमोशनली अटैचमेंट फील करते हो किसी के लिए, ठीक है। तो राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति ने भी अहम भूमिका निभाई। तो यहाँ रूमानी कल्पना को शॉर्ट में देख लेते हैं कि कोई भी कवि कविता लिखता है या नारे दिए जाते हैं या आप ऐसी ईश्वरीय शक्ति की कल्पना करते हो, इन सब के द्वारा, यानी संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज, इन सब के द्वारा अगर आप देश प्रेम की भावना जगाते हो तो वो रूमानी कल्पना के तहत आता है। यानी रूमानी कल्पना के द्वारा राष्ट्रवाद की भावना को जगाना। तो रूमानी कल्पना के तहत किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है? भाषा को, संस्कृति को, धर्म को, है ना, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए राष्ट्रवाद की भावना को जगाया गया। तो लेखक कह रहा है कि राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति ने भी अहम भूमिका निभाई है। बिल्कुल, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, सांस्कृतिक चीज़ें हैं जिनको प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल करते हुए राष्ट्र से जोड़ा जाता है। तो रूमानी कलाकार और कवियों ने तर्क वितर्क और विज्ञान की आलोचना की। ये देखिए, रूमानी कलाकारों ने और क्या क्या, इन्होंने तर्क वितर्क और विज्ञान की आलोचना, यानी ये कुल मिला के ईश्वरीय शक्ति हैं, काल्पनिक चीज़ें हैं, उनमें ज़्यादा विस्मयकारी जो चीज़ें हैं उनमें ज़्यादा विश्वास दिखाया, और विज्ञान और तर्क वितर्क का इन्होंने आलोचना की है। इन्होंने भावनाओं, अंतर्दृष्टि, रहस्यवादी भावनाओं पर जोर दिया, और इन्होंने साझा सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्रवाद का आधार बताया। यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक बार फिर से, रूमानी जो कलाकार थे उन्होंने सबसे ज़्यादा जोर किस पे दिया कि जो हमारी अतीत है वो हमारा साझा सांस्कृतिक, यानी हमारी जो संस्कृति वो कॉमन रही है, और वो मेन आधार है। किसी भी देश को, किसी भी राष्ट्र को अगर खड़ा करना है तो साझा सांस्कृतिक अतीत ही सबसे महत्वपूर्ण पिलर हो सकता है। ये रूमानी कलाकारों का मानना था। एक ऐसा ही रूमानी कलाकार के बारे में देख सकते हैं कि जैसे योहान गॉटफ्रीड, ये कौन थे? जर्मन दार्शनिक थे। दार्शनिक मतलब जो दर्शन शास्त्र में विश्वास करते हैं। दर्शन शास्त्र का मतलब जैसे ये जो भौतिक चीज़ें हमारे आसपास, इससे परे जिस हम जीवन की कल्पना करते हैं कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति मर जाता है तो मरने के बाद वो कहाँ जाता है, तो हम स्वर्ग नरक की कल्पना करते हैं, ईश्वर की कल्पना करते हैं। तो इन सब चीज़ों की जो आगे की हम सोच रहे हैं मृत्यु के बाद में, वो सब दर्शन शास्त्र का विषय है, और इसका जो अध्ययन करने वाला व्यक्ति होता है उसे दार्शनिक कहते हैं। तो योहान गॉटफ्रीड जो हैं वो दार्शनिक थे। इन्होंने क्या कहा, देखिए, कि एक सच्ची जर्मन संस्कृति उसके आम लोगों में निहित है, कि अगर सच्ची संस्कृति अगर देखनी है जर्मनी में तो वो जर्मनी के लोगों में देखिएगा। रूमानी कल्पना का प्रभाव जो है वो पोलैंड पर भी लागू होता है। यानी ये केवल एक फ्रांस तक सीमित नहीं था, यूनान तक सीमित नहीं था, जर्मनी तक सीमित नहीं था, यूरोप के बाकी देशों में भी इसका अच्छा खासा प्रभाव गया। तो पोलैंड पर भी हुआ। तो पोलैंड पर क्या था, रूस, प्रशा, ऑस्ट्रिया, इन सब ने मिलकर के पोलैंड का विभाजन कर दिया। तो लोग तो खुश नहीं थे ना, बाहरी शक्तियों ने इसका विभाजन किया है। तो लोगों ने क्या किया, अपनी संगीत, भाषा के जरिए राष्ट्रीय भावना को जीवित रही है। संगीत और भाषा के जरिए ये जो राष्ट्रीय भावना है वो जीवित रही थी, और पोलेनेस और माजूरका जैसे लोक नृत्य राष्ट्रीय प्रतीक में बदल गए। यानी जो उनके लोक नाट्य थे, जो उनकी भाषा थी, उनके माध्यम से उन्होंने अपनी राष्ट्रीय भावना को बनाए रखा, जीवित रखा, और भाषा राष्ट्रीय भावनाओं के विकास में अहम भूमिका निभाती है। पोलिश भाषा रूसी प्रभुत्व के विरुद्ध संघर्ष का प्रतीक के रूप में देखा गया। यानी पोलैंड में जब प्रभुत्व रूस का था तो वहाँ पे पोलिश भाषा बोलते, तो जो प्रशासन का कार्य वो रूसी भाषा में होता था। तो लोगों को लगता था कि हमें अपनी भाषा का इस्तेमाल करना है। तो कहीं ना कहीं ये चैलेंज था वापस देना कि हम आपकी जो ये शासन इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तो ये एक तरीके से काउंटर अटैक था।
फिर देखिए रोमानी कलाकारों के तहत और भाषा के संदर्भ में जर्मन भाषा का एक शब्दकोश तैयार किया गया था। ये अच्छा प्रश्न है। जर्मन भाषा का शब्दकोश किसने तैयार किया? तो ग्रीम बंधुओं ने किया था। किसने? ग्रीम बंधुओं। नाम क्या था? जैकब ग्रीम और विल्हेम ग्रीम। तो ग्रीम बंधु जो है वो फ्रांस के वर्चस्व को जर्मन संस्कृति के लिए खतरा मानते थे। उन्होंने कहा था कि फ्रांस की जो वर्चस्व है या अधिकार है हमारे ऊपर, ये हमारी जर्मन संस्कृति को खत्म कर देगा, ये इसके लिए खतरा है। फिर अब दौर आता है 1850 के आसपास। हम बात कर रहे हैं यूरोप की ही कर रहे हैं और यूरोप के संदर्भ में ही हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो सन 1850 का जो दशक है, यूरोप में देखिए रोजगार की समस्या थी। यहाँ रोजगार लिखा मतलब ये नहीं कि रोजगार था, रोजगार की प्रॉब्लम थी, लोगों के पास रोजगार नहीं था। इधर जनसंख्या बढ़ रही थी, ग्रामीण जो क्षेत्र की जो अतिरिक्त आबादी है वो शहर में बसने लगी और वहाँ पे शहरों में जो है वो गरीब बस्तियों का निर्माण होने लगा। कुल मिला के ये था कि यूरोप में जो 1850 का दशक है, लोगों के पास जॉब नहीं थी, इधर जनसंख्या बढ़ रही थी, गांव के जो लोग थे एक्स्ट्रा जिनके पास काम नहीं था वो शहरों की तरफ जाने लगे। अब शहरों में ज़्यादा लोग आएंगे तो वो क्या करेंगे? आते ही तो कोई काम धंधे है नहीं, तो वो अपने शहरों के आसपास छोटे छोटे एरिया में रहने लगे। तो इस तरीके से देखें तो गंदी बस्तियाँ या गरीब बस्तियाँ जो हैं वो होने लगी। अब इससे क्या होगा? सारे लोग संतुष्ट नहीं होंगे, एक बार फिर से प्रॉब्लम होने लगेगी। और जो शहर हैं वहाँ नगरों के लघु उत्पादकों को अक्सर इंग्लैंड से आयातित मशीन से बने सस्ते कपड़े की प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता था। अब यूरोप में जो बाकी जो छोटे मोटे नगर होते थे, उन शहरों की समस्या क्या थी कि वहाँ जो उत्पादक थे, जो लघु उत्पादक थे, छोटे मोटे काम धंधे करते थे, वो कुछ भी चीज़ें बनाते, तो मार्केट में जब उनकी चीज़ जाती तो इंग्लैंड से जो फैक्ट्रियों में जो तैयार हुआ माल आता वो उनसे कंपटीशन नहीं कर पाता। तो फिर से अगर उन्होंने काम किया है तो उसका रिजल्ट नहीं आ रहा, उनको पैसा नहीं बन रहा है। तो इससे क्या हुआ और क्या प्रॉब्लम हुई? इधर महंगाई बढ़ने लगी और उन्हीं सालों में फसलें भी खराब हो गई। अक्सर हर देश में यही सारी प्रॉब्लम्स आती है जिनसे जनता त्रस्त होती है, परेशान हो जाती है और फिर जनता प्रशासन और शासन के खिलाफ उठ खड़ी होती है। और इन सब का नतीजा ये निकला कि ज़्यादातर लोग गरीबी रेखा से नीचे चले गए, गरीब बन गए थे। और क्या हुआ 1848? हम सब संपूर्ण यूरोप को ध्यान में रखते हुए चीज़ें देख रहे हैं दोस्तों ना। तो खाद्यान्नों की कमी आने लगी क्योंकि फसलें खराब हो गई, व्यापक बेरोजगारी, लोगों के पास में जॉब नहीं। पेरिस के लोग सड़कों पर उतर आए। एक बार फिर से फ्रांस में देखिए, है ना, पेरिस में लोग कहाँ पे उतर आए? सड़कों पे, शासन के खिलाफ कि हम इससे संतुष्ट नहीं हैं। तो जो राजा था लुई फिलिप, वो भाग गया। कहाँ का? फ्रांस का जो शासक था लुई फिलिप, वो भाग गया इन चीज़ों को देख के। तो वहाँ पे क्या हुआ? राष्ट्रीय सभा जो थी उन्होंने गणतंत्र की घोषणा कर दी। गणतंत्र का मतलब ये होता है दोस्तों कि जिस देश का जो सर्वोच्च अधिकारी होता है या प्रथम जो नागरिक होता है उसका पद वंशानुगत न होकर के जनता द्वारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट से चुना जाएगा। और जहाँ पे राजा का बेटा राजा यानी राजा का पद या प्रथम जो नागरिक है उसका पद वंशानुगत हो तो वो राजतंत्र कहलाता है। तो उन्होंने राष्ट्रीय सभा ने इसको क्या घोषित कर दिया? फ्रांस को एक बार फिर से गणतंत्र की घोषणा कर दी। और इस बार क्या हुआ? 21 वर्ष से ऊपर के सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार दिया गया, यानी महिलाओं को नहीं दोस्तों, केवल पुरुषों को। देखिए फिर भी, है ना, सिर्फ पुरुषों को। और पहले तो ये हुआ करता था कि जो पुरुषों में भी जो टैक्स देते थे, लेकिन इस बार क्या चेंज किया इन्होंने कि 21 साल के ऊपर सभी जो पुरुष होंगे, वयस्क होंगे, उनको मताधिकार का अधिकार दिया गया। यानी वयस्क मानने की उम्र कितनी मानी गई? 21 वर्ष। और दूसरा, काम की गारंटी, क्योंकि सरकार को पता लग गई कि भाई अब ये जो प्रॉब्लम थी, लोगों के पास जॉब नहीं है, खाने के लिए चीज़ें नहीं है, तो इसकी वजह से उस आंदोलन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। और क्या क्या गया कि रोजगार, अब काम की गारंटी दी गई, तो काम देने के लिए क्या करना पड़ेगा? वहाँ रोजगार देने के लिए कारखानों की स्थापना की गई। यानी एक तो वयस्क मताधिकार लागू किया गया केवल पुरुषों के लिए, काम की गारंटी दी गई और काम देने के लिए उन्होंने कारखानों की स्थापना की। यानी जो हालात थे उनको ठीक करने की कोशिश हुई थी। इससे पहले सिलेसिया में भी बुनकरों ने उन ठेकेदारों के खिलाफ विद्रोह किया था जो कच्चा माल दे करके निर्मित माल लेते और बहुत कम दाम देते हैं। यानी एक छोटा सा घटनाक्रम कि ये ऐसा अचानक नहीं हुआ, उससे पहले भी छोटे मोटे ऐसे होते थे जो बुनकर होते थे, वो ठेकेदारों को माल बेचते थे। ठेकेदार वो जो माल तैयार करके कच्चा माल दे करके वापस काम करवा के लेते थे, तो और दाम जो हैं यानी पैसे हैं वो भी बहुत कम देते थे, लोग असंतुष्ट थे। अब फिर उदारवादियों की क्रांति कब होती है? उदारवादियों की क्रांति सन 1848। उदारवाद के बारे में डिटेल से चर्चा वीडियो
नंबर 1 में की गई है दोस्तों। अगर वो नहीं देखा है तो पहले वो देखिए, उसके उपरांत आप इस वीडियो पे आइएगा। तो उदारवादियों की क्रांति 1848, तो कारण फिर से कॉमन है। 1848 जो वर्ष था यूरोपीय देशों में गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी के लिए एक तरीके से चर्चित था, और इस वजह से किसान मजदूर विद्रोह कर रहे थे। मध्यम वर्ग भी, मध्यम वर्ग यानी जो शहरों में अभी नया मध्यम वर्ग बना ही था यूरोप में, शिक्षक, डॉक्टर, ये सारे जो लोग थे ये भी संतुष्ट नहीं थे। 1848 में फ्रांस में घटी घटनाओं का प्रभाव शेष यूरोप पर भी पड़ा। मैटरनिक ने जैसा कहा है कि फ्रांस जब भी छींकता है तो बाकी यूरोप को भी जो है सर्दी जुकाम हो जाता है, तो सही बात है। फ्रांस में कुछ भी घटना होती है तो बाकी यूरोप पर उसका प्रभाव पड़ता है। बाकी क्षेत्रों में क्या प्रभाव पड़ा कि संविधानवाद की मांग होने लगी, प्रेस की आज़ादी की मांग होने लगी, संगठन बनाने की आज़ादी की मांग, यानी इन मांगों को लेके बाकी यूरोप में भी घटनाक्रम बढ़ने लगा, फ्रांस की देखा देखी। तो थोड़ा सा देखते हैं जर्मनी में क्या हुआ इस टाइम। जर्मनी का एक शहर है फ्रैंकफर्ट शहर। तो यहाँ पे क्या होता है कि राजनीतिक संगठन ने मिलकर एक सर्व जर्मन नेशनल असेंबली के पक्ष में मतदान किया, यानी लोगों को चुन लिया उन्होंने। और 18 मई 1848 को निर्वाचित प्रतिनिधि फ्रैंकफर्ट संसद में स्थान ग्रहण किया, यानी उन्होंने प्रतिनिधियों को चुना। सारे प्रतिनिधि कहाँ पहुंचे? फ्रैंकफर्ट की संसद में पहुंचे। ये घटनाक्रम है 18 मई 1848। ये दोस्तों फ्रैंकफर्ट संसद इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। तो 18 मई 1848 के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि सभा थी, जिसे फ्रैंकफर्ट संसद के नाम से जाना जाता है। अब इन्होंने क्या किया फिर देखिए आगे चल के इस संसद ने। तो इन्होंने सबसे पहला काम किया, जर्मनी हेतु एक संविधान बनाने का प्रारूप तैयार किया इन्होंने, कि एक संविधान होगा, उसका एक फॉर्मेट तैयार किया गया। नेक्स्ट था, फ्रांस राष्ट्र की जो अध्यक्षता है एक ऐसे राजा को सौंपी जिसे संसद के अधीन रहना था। यानी अब ये देखिए, ये गणतंत्र नहीं लेके आ रहे, ये कह रहे हैं राजतंत्र ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन राजा ऐसा होना चाहिए जो संसद के अधीन रहे, जैसा संसद कहे वैसा करें। फिर ये किसको राजा बनाना चाह रहे थे देखो, तो इनकी जो प्रतिनिधि प्रशा के राजा जो हैं वो फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ को ताज पहनाना चाहते थे। प्रतिनिधि सभा जो है वो प्रशा के राजा थे फ्रेडरिक विल्हेम चतुर्थ, इसको राजा बनाना चाह रहे थे, लेकिन उसने मना कर दिया कि भाई मैं आपके हिसाब से नहीं चल सकता, आप मुझे अपने अंडर में रखना चाह रहे हो, मैं नहीं रह सकता। और दूसरा ये कारण है कि वो राजा ने क्या किया कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के साथ जाने की बजाय उन्होंने विरोधियों का साथ दिया। विरोधियों का मतलब जो निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के खिलाफ जो लोग थे, जो सामंत वगैरह लोग थे, उनके साथ गया, अन्य राजाओं के साथ में गया। बाद में क्या हुआ फ्रैंकफर्ट संसद का फिर, तो फ्रैंकफर्ट संसद बाद में जो है इसका सामाजिक आधार कम हो गया, यानी धीरे धीरे ये बहुत ही कमजोर संस्था हो गई। कारण क्या थी कि बाद में इन्होंने मजदूरों और कारीगरों की जो अन्य मांगे थी उनका विरोध करना स्टार्ट किया, यानी जिन लोगों के समर्थन से उठ खड़े हुए, फाइनली आप आगे जाके उन्हीं लोगों की मांगों को ठुकरा दोगे और ये कहोगे कि ये मांगे तो नहीं मानी जा सकती, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर इनका जो सामाजिक आधार था, जो इनके कहने से लोग सड़कों पर उतर आते थे, वो अब इनके साथ नहीं है। इस तरीके से फ्रैंकफर्ट संसद धीरे धीरे कमजोर संस्था बन गई। इसी दौरान यानी उदारवादी आंदोलन के दौरान अब हम देखते हैं महिलाओं के राजनीतिक अधिकारों का मुद्दा विवादास्पद रहा। यानी इस काल में महिलाओं के संदर्भ में देखें, महिलाओं को कौन कौन से अधिकार मिल रहे थे या महिलाओं के लिए कौन सी डिमांड उठ रही थी, तो वो भी हम देखते हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखा है कि फ्रांस में 1848 के आसपास जब ये चीज़ें हो रही थी, तो वहाँ पे जो मताधिकार है केवल पुरुषों को दिया गया, तो कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ भेदभाव तो हो ही रहा था। तो उसी के संदर्भ में देखते हैं एक विचारधारा है नारीवाद। तो ये नारीवाद क्या है? एक आंदोलन है, एक विचारधारा है, एक संघर्ष है, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं। यह एक आंदोलन भी है, एक विचारधारा भी है और संघर्ष भी है। किस चीज़ के लिए है? जिसका मकसद यानी नारीवाद का मकसद क्या है कि महिला और पुरुषों के बीच समानता लाना, यानी जो लैंगिक विभाजन है के आधार पर जो असमानता हो रही है उसको समाप्त करना और महिला और पुरुषों के साथ समानता के साथ व्यवहार करना, ये इसका मुख्य मकसद है। और महिलाओं का मताधिकार से वंचित होना, इस चीज़ की भी डिमांड थी कि महिलाओं को भी मताधिकार दिया जाए। और जैसे कि एक और चीज़ है कि फ्रैंकफर्ट में संसद जब बैठी थी तो वहाँ केवल महिलाओं को केवल दर्शक के तौर पर गैलरी में खड़े होने का अधिकार दिया गया, यानी न वो बोल सकते हैं, न वो चर्चा में भाग ले सकते हैं, न संविधान बना सकते हैं, न वो प्रतिनिधि बन सकते हैं। प्रतिनिधि छोड़िए, वोटिंग करने का भी अधिकार नहीं था। केवल और केवल फ्रैंकफर्ट संसद में उनको एज अ दर्शक के तौर पे इनवाइट किया गया कि आप आके देख सकते हो बस।
तो महिलाओं की इस तरह का उनका रोल था। तो ये भी डिमांड उठी कि महिलाओं को भी बराबर का हक मिलना चाहिए। फिर देखिए 1848 के बाद में मध्य और पूर्वी यूरोप के निरंकुश राजशाहियों ने उन परिवर्तनों को आरंभ किया जो पश्चिम यूरोप में 1815 से पहले हो चुके हैं। अब धीरे धीरे जो शेष यूरोप था, जो मध्य और पूर्वी यूरोप था, वहाँ पे जो निरंकुश राजा थे, उन्हें एक चीज़ समझ में आ गई कि यार ये बार बार आंदोलन हो रहे थे, क्यों नहीं हम कुछ तो चेंज करें ना, कुछ तो परिवर्तन करें। तो वो क्या परिवर्तन कर रहे थे कि 1815 या उससे पहले जो पश्चिमी यूरोप में जो परिवर्तन आए, उन परिवर्तनों को अब बाकी अपने क्षेत्रों यानी मध्य और पूर्वी यूरोप में लागू करना स्टार्ट कर दिया, ताकि लोगों को संतुष्ट किया जा सके और बार बार इस आंदोलन वाली जो समस्याएं उसका सामना ना करना पड़े। तो कौन से ऐसे सुधार हुए? इस प्रकार हैब्सबर्ग अधिकार वाले क्षेत्र में और रूस में देखिए भूदासत्व और बंधुआ मजदूरी वाला जो सिस्टम था उसको समाप्त कर दिया गया। यानी जो दास व्यवस्था है, बंधुआ मजदूरी वाला जो सिस्टम था, इसको समाप्त किया गया। हालांकि ये चीज़ें पश्चिमी यूरोप में 1815 के आसपास खत्म कर दी गई थी, लेकिन पूर्वी यूरोप और मध्य यूरोप में ये चीज़ें थी। अब एक शब्द आया था बीच में अपना, विचारधारा। तो विचारधारा किसे कहते हैं? विचारधारा किसी समाज या समूह में प्रचलित विचारों, विश्वासों और सिद्धांतों का समूह है। विचारधारा यानी किसी भी समाज में आप ले लो या समूह में प्रचलित जो विचार हैं, यानी एक तरीके से समान विचार या एक जैसी सोच रखने की जो चीज़ें हैं, विश्वास और सिद्धांतों का जो समूह है, उसको हम विचारधारा कह सकते हैं दोस्तों। अब हैं जर्मनी और इटली का एकीकरण। तो इस वीडियो में हम देखेंगे जर्मनी का एकीकरण कैसे हुआ। 1848 के बाद में यूरोप में राष्ट्रवाद का जनतंत्र और क्रांति से अलगाव होने लगा। यानी आप देखोगे तो लोग परेशान हो गए यार यूरोप में, है ना, कि राष्ट्रवाद का जो है जनतंत्र और क्रांति के लिए अलगाव, कारण कि लोगों को सफलता नहीं मिल रही है। वो इतने प्रयास कर रहे हैं लेकिन शासन व्यवस्था में कुछ बदलाव आ नहीं रहा है, उनकी मांगें मानी नहीं जा रही है। तो उन्हें लग रहा है ये बार बार क्या हथकंडे अपना के हम जो कर रहे हैं वो ठीक है कि नहीं है। इस वजह से उन्होंने रूढ़िवादियों ने राज्य की सत्ता को बढ़ाने और राजनीतिक प्रभुत्व हासिल करने के लिए राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। इसलिए रूढ़िवादियों ने क्या किया? रूढ़िवादी किन्हें कहेंगे? जो पुरानी संस्थाएं, पुरानी परंपराएं, पुरानी जो रीति रिवाज थे या पुरानी संस्थाएं थी, उन चीज़ों को वापस लागू करना चाह रहे थे वो लोग। अब उन लोगों ने राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। फिर देखिए जर्मनी का एकीकरण कब से कब तक है? जर्मनी का एकीकरण 1867 से 1871, 1866 से 1871 तक। राष्ट्रवादी भावनाएं जो हैं वो मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों में थी। हमेशा ध्यान रखना, ये जितनी भी राष्ट्रवादी भावनाएं हैं, अमीर लोग इसमें कभी भी इन्वॉल्व नहीं होते। वो इतना सा चाह रहे हैं कि जो व्यवस्थाएं हैं, जो विशेषाधिकार है वो बना रहे हैं, हमें हमेशा मिलते रहें। और गरीब लोग हमेशा जो बेसिक चीज़ें उनकी डिमांड करता है, बाकी जो बड़े बदलाव हैं उनको नेतृत्व तो हमेशा मध्यम वर्ग ही प्रदान करता है। तो जर्मनी में भी ऐसा ही था। जो राष्ट्रवादी भावनाएं थी वो किसमें ज़्यादा व्याप्त थी? मध्यम वर्ग के लोगों में। 1848 में जर्मन महासंघ को जोड़कर राष्ट्र राज्य के निर्माण का प्रयास हुआ, लेकिन वो असफल रहा। यानी 1848 में ही जर्मनी का एकीकरण करने का एक प्रयास हुआ था, लेकिन वो प्रयास सफल नहीं हो पाया, असफल हो गया। कारण क्या था? क्यों असफल हो गया? क्योंकि राजशाही और फौज के कारण। तो वहाँ की जो राजा और राजशाही यानी वो जो सिस्टम है वो, और आर्मी ने उसके इस प्रयास को दबा दिया, और इसका उन्होंने भूस्वामियों ने भी समर्थन किया। भूस्वामियों ने समर्थन किया मतलब जो व्यवस्था बनी आ रही थी वो बनी रहेगी। यानी जो जर्मनी का एकीकरण हो रहा था उसका विरोध राजा के पक्ष में रहे, और भूस्वामियों ने भी उसका विरोध किया था। ठीक है, अब है राष्ट्रीय एकीकरण। तो जर्मनी का जो राष्ट्रीय एकीकरण है दोस्तों, एक्चुअली में जर्मनी छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। ठीक है, तो एक जो राज्य था जिसका नाम था प्रशा। जैसा आप मान लो कि भारत है, तो भारत में देखो महाराष्ट्र भी है, गुजरात भी है, राजस्थान भी है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ऐसा है ना। तो जर्मनी भी कुछ क्षेत्रों में बटा हुआ था, और किसी क्षेत्र पर किसी और का शासन, कहीं पे कहीं और का शासन, है ना, इस प्रकार से था। तो एक जो राज्य था या रियासत के जैसे आप बोल सकते हो, तो प्रशा थी, और वो बहुत स्ट्रांग था। तो राष्ट्रीय एकीकरण का जो ये लीडरशिप है वो किसने किया? प्रशा ने किया। और प्रशा के प्रमुख जो मंत्री थे ओटो वान बिस्मार्क,
ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो बिस्मार्क जर्मनी के एकीकरण का जनक, क्योंकि जर्मनी का एकीकरण इसी के निर्देश में होगा, इसी के लीडरशिप में होगा। और ये एक मंत्री था, कहाँ का? प्रशा का। अब इसने ऑटोमान बिस्मार्क ने हेल्प किसकी ली? तो इसने हेल्प ली थी प्रशा की सेना और नौकरशाही की। और 7 वर्ष के दौरान इसने फिर ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस को प्रशा ने हराया था और फिर एकीकरण संपन्न किया था। किसका एकीकरण हुआ? जर्मनी का। और 18 जनवरी 1871 को वर्साई के जो शीश महल में नए जर्मन साम्राज्य की घोषणा हुई थी और वहाँ पे इसका राजा चुना गया था काइजर विलियम प्रथम। काइजर विलियम प्रथम को इसका राजा बनाया गया था। फिर देखिए वॉन रून, ये कौन थे? प्रशा के सेनापति थे। ये पूछा जा सकता है, छोटा सा प्रश्न है। वॉन रून कौन थे? तो प्रशा के सेनापति थे। नए राष्ट्र ने जर्मनी में जो है मुद्रा, बैंकिंग और न्याय व्यवस्था का विशेष ध्यान दिया। यानी जब जर्मनी का एकीकरण हो गया 1871 में, ये सवाल पूछा जा सकता है और अक्सर पूछते हैं कि जर्मनी के एकीकरण को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आप जरूर प्रशा का उल्लेख करें, बिस्मार्क का उल्लेख करें, काइजर विलियम प्रथम का उल्लेख करें। और संपूर्ण जो एकीकरण है वो 1871 का पूरा होता है। जैसे ही पूरा होता है तो बैठक होती है और वहाँ पे राजा चुना जाता है काइजर विलियम प्रथम को, संयुक्त जर्मनी का, पूरे जर्मनी का, है ना। और सुधार होने के बाद जब जर्मनी बन गया ये पूरा, तो राजा ने देखा कि भाई अब जर्मनी को हमें एडवांस बनाना है, बाकी दुनिया से थोड़ा अलग बनाना है। तो वहाँ पे नई तरह की मुद्रा, बैंकिंग सिस्टम और जुडिशरी सिस्टम, ये सब चीज़ें लागू की गई हैं। तो इसके साथ ही दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इसका जो पार्ट 3 है बहुत जल्दी अपलोड किया जाएगा। और जो अगर आप किसी ने पहले वाला वीडियो नहीं देखा तो उसका जो लिंक है इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और इनके नोट्स भी आप हो सके तो लिखिए और बार बार पढ़ें। बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट हैं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। अगर इनको समझ लिया तो कोई कठिन बात नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।